गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली करंट अफेयर की भी एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपको मॉर्निंग में 7 बजे हमेशा मिलेगी। तो इस सीरीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, अपडेट रहने के लिए हमारे स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर तरह के अपडेट मिलती रहे। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आज ये सीरीज़ थोड़ा सा डिले हो गई है। वॉइस का कुछ इशू था जिसकी वजह से वॉइस उसमें क्लियर नहीं आ रही थी। बट अब से ये सीरीज़ आपको रोज़ मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, मंडे टू सैटरडे जो भी आपका करंट अफेयर होगा वो आपको एज इट इज़ मिलेगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि एफ कैट का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है कल शाम को। तो प्लीज़ जितने लोगों का एग्ज़ाम है तैयार हो जाओ। अब 12 से लेकर 14 तारीख तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। और आपको पता है, अब आपके पास केवल और केवल गिनती के 12 दिन बचे हैं। उसके बाद आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जाना है और बाकी चीज़ों के प्रिपेयर करना है। तो एक दिन आपका उसमें कंज्यूम हो जाता है। तो एक तरह से देखें तो हमारे पास केवल और केवल 11 दिन बचे हुए हैं। अब इन 11 दिनों में कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है। सिर्फ एक चीज़ पर, जो भी पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ के जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब केवल वन वर्ड में चीज़ों को देखना शुरू कर दो, क्योंकि अब फाइनल स्टेज पर आप लोग पहुंच चुके हो। आपको सिर्फ अपना एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। और मैं चाहता हूँ जीएस में आप सबसे बेहतर स्कोर करके आएँ। चलिए, तो फाइनली अपने करंट अफेयर के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश इट्स ओन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। किस राज्य सरकार ने अपना ड्रोन निर्माण निगम स्थापित किया है? ड्रोन निर्माण निगम। तो नो डाउट आपको पता है, आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुकी है। और इसी अपडेट टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है क्या? हमारी ड्रोन सर्विसेज। ठीक है, तो आपको बताना है रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अपना खुद का इंडिजीनियस ड्रोन निर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू किया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है हमारा? आंसर है हमारा तमिलनाडु। आंसर क्या है हमारा? तमिलनाडु है। देखिए, तो तमिलनाडु ने रिसेंटली क्या किया है, वहाँ की एक लोकल यूनिवर्सिटी, मतलब कि तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है क्या? अन्ना यूनिवर्सिटी। ठीक है, अन्ना यूनिवर्सिटी के एक सेंटर है मतलब उस यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है जिसका नाम है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस। तो उसके साथ इन्होंने क्या किया? टाई अप किया। और टाई अप करके यहाँ पर 10 करोड़ की लागत से एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ड्रोन उड़ाने के लिए भी, जो हमारे ड्रोन होते हैं इनको उड़ाने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए। नॉर्मली इंडिया में क्या, हर कोई खड़ा हो जाता है और ड्रोन उड़ाना शुरू कर देता है, तो वो गलत है। ठीक है, उसके लिए एक मतलब फिक्स वो है कि इससे हाई रेंज के ड्रोन आप उड़ा नहीं सकते, या इतने इससे ज़्यादा ऊंचाई पर वो ड्रोन नहीं जा सकते, उसकी एक लिमिटेशन होती है। पर जो लोग सर्टिफाइड होते हैं, इसके लिए उन्होंने प्रॉपर कोर्स किया होता है, ट्रेनिंग ली होती है, उन लोगों को ही क्या होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब कुछ अलग तरीके के ड्रोन दिए जाते हैं जिनका इस्तेमाल नॉर्मली क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, पुलिस विभाग करता है और आपदा प्रबंधन विभाग करता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। इन ड्रोन का मेन जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फोटोज़ लेनी है, सर्वे करना है किसी तरह का, तो वो उसमें ये सब काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज़ साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद हाइपरिन ग्लोबल ग्रुप LLC, a United States based infrastructure telecommunication distribution company, to develop the manufacturing and supply Internet of Things डिवाइस फॉर US मार्केट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? तो देखो, जितनी भी आपकी जैसे बैंकिंग सर्विस है, हेल्थ सर्विस है, ठीक है, हेल्थ सर्विस है, ठीक है, बैंकिंग है, ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट भी किस तरह का, तो समझ लो ट्रांसपोर्ट जैसे आज के टाइम पर आप लोग इलोन मस्क को सुनते हो, तो इलोन मस्क का मेन टारगेट क्या है? ड्राइवरलेस व्हीकल्स। तो ठीक बिल्कुल वही, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब इंटरनेट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ को, बैंकिंग सर्विसेज को, तो ये सारी की सारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आती हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इसमें आती हैं। ठीक है, तो चलिए, तो कौन सी कंपनी है जिसने अमेरिका की
हाइपरिन ग्लोबल ग्रुप के साथ क्या किया, टाई अप किया है और एलएलसी के साथ टाई अप किया है कि हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई जितने भी उपकरण होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और साथ ही साथ उनको सप्लाई करेंगे यूएस के लिए, वहाँ की मार्केट के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्लोबल चेंज है। आपको पता है अभी तक हम लोग डिपेंड करते थे सिलिकॉन वैली अमेरिका के ऊपर, बट आज के टाइम पर देखो अमेरिका की कंपनियां भी डिपेंड करती हैं हमारे ऊपर कि हम लोग उनको ये सारी चीज़ें बना कर दें। तो फाइनली यहाँ पे जो आंसर है, आंसर क्या है आपका, आंसर है आपका बी। आंसर क्या है आपका बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आंसर क्या है आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो देखो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हाइपर ग्लोबल ग्रुप में क्या हुआ है, आपस में टाई अप हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जितने भी इस तरह के डिवाइस होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, उनका डेवलपमेंट के लेकर बात की है। क्लियर। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस होते हैं ये सारे के सारे काम करते हैं आपके 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। ध्यान रखना ये सारे के सारे काम करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। आपको पता है हर एक जितने भी ये 1G 2G 3G 4G 5G आते हैं, इनके साथ साथ क्या होता है, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस, इन सब की क्या होती है, एक तरह से क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम लोग भी इनका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, और भी कई तरह से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा स्टार्टिंग में जब 1G आया था तो उस समय पर सिर्फ केवल और केवल हम लोग क्या करते थे, केवल SMS करना, कॉलिंग करना, इस तरह की चीज़ें कर पाते थे बाइनरी नंबर के हिसाब से। जैसे ही 2G हुआ तो उसमें हम लोगों ने डेटा ट्रांसफ़र और ये सारी चीज़ें भी शुरू कर दी, हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे, यूट्यूब वीडियोज़ हम लोग देखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, आप सभी ने, अगर आप 90s में रहे हो तो आपको थोड़ा सा भी पुराना टाइम याद है, तो आपको पता होगा कितने महंगे रिचार्जेस होते थे। तो यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब जैसे जैसे इंटरनेट बेहतर होता जाएगा, 5G से 3G 6G की तरफ जाएगा और आगे जाएगा, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे रियल डाटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए इसके ऊपर मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन। इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो कौन अभी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है विनोद झा, अरुण मिश्रा, चंचल कुमार, विजय शेखर शर्मा। तो आंसर है आपका यहाँ पर क्या, देखो कोशिश क्या करो, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो उस समय पर आप भी अपनी तरफ से रिप्लाई करने की कोशिश क्या करो कमेंट सेशन में। ठीक है, तो उतना आपको टाइम मिलता है 10-15 सेकंड का और कमेंट में रिप्लाई करने का तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है हमारा, बी अरुण मिश्रा। आंसर क्या है हमारा, बी अरुण मिश्रा जी। ठीक है, तो ये इससे पहले हिंदुस्तान जिंक के क्या थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। और पहली बार हिंदुस्तान चेयरमैन का कोई अध्यक्ष जिंक, हिंदुस्तान जिंक का चेयरमैन कोई अध्यक्ष क्या बना है, इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन का हेड बना है। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हो गई, ये पहले भारतीय हैं और साथ ही साथ क्या पहले एशियाई हैं जिनको इस पद पर कार्यभार संभालने का मौका मिला है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक दुनिया का मतलब भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री है जिंक से रिलेटेड। ध्यान रखना, जिंक से रिलेटेड, जस्ता जिसे बोलते हैं, जस्ता और शीशम। ठीक है, तो जस्ते से रिलेटेड, जिंक से रिलेटेड क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन एसोसिएशन विद द जनरल इंश्योरेंस कंपनी द एग्रीटेक स्टार्टअप फार्मास हैज़ इंट्रोड्यूस कस्टमाइज्ड डिजिटल इंश्योरेंस सॉल्यूशन फॉर द रूरल पॉपुलेशन स्पेशली फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पर एक स्टार्टअप है जिसका नाम है फार्मास। ये एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जिसने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम, और ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा किसको, फार्मर्स को, कृषकों को। और ये जो इंश्योरेंस होगा ये उनकी हेल्थ के साथ साथ उनकी फसल से जुड़ा हुआ भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा, प्लीज़ जल्दी से रिप्लाई करके बताया करो। चलिए जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। देखो तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आंसर क्या हमारा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आंसर हमारा है सी। ठीक है, आंसर हमारा क्या, सी। तो देखो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल बीमा सुरक्षा, जैसे आपको पता है कि हम लोग आज के टाइम पर अगर कोई इंश्योरेंस करते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, अपना मोबाइल लिया और वहाँ से किसी भी तरह का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कर लिया। आप लोगों को पता होगा गाड़ियों का आप इंश्योरेंस घर बैठे कर सकते हैं अपनी एक मोबाइल ऐप्स के थ्रू। तो ठीक बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर इन लोगों ने कोशिश की है कि ये लोग क्या करें,
ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाएं और वहां पर आसानी से जो किसान हैं उनका यहाँ पे क्या कर सकें, इंश्योरेंस कर सकें, उनकी फसलों से रिलेटेड, उनकी मशीनरी से रिलेटेड और भी इस तरीके की चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो फार्मा कंपनी ये क्या करती है, मेनली बीज और जितने फर्टिलाइज़र्स होते हैं, मशीनरी होती है, ठीक है, जो जानवरों के लिए जो आहार होता है, जो उनके लिए चारा होता है, उन सबको यहाँ पर किसानों तक पहुँचाने का काम करती है। एक तरह का ई कॉमर्स है किसानों के लिए। ठीक है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट होता है तो वैसे ही किसानों की सुविधाओं के लिए, किसानों के सामान के लिए। ठीक है, तो वर्तमान में अभी फाइनली ये क्या पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान इन सब जगह पर काम कर रही है और फाइनली इन्होंने टाई अप किया है किसके साथ, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संध्या मुखर्जी हु हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पद्मश्री अवार्ड इज नोटेड। तो अभी रिसेंटली संध्या मुखर्जी ने क्या किया, यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आपको ये बताना है किस क्षेत्र से वो जुड़ी हुई हैं। तो देखो सीधा सा सिंपल आंसर है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक बंगाली भाषा की शास्त्रीय क्या है, शास्त्रीय गायिका हैं, ध्यान रखना। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पर, बी है। आंसर आपका क्या है यहाँ पर, बी है, शास्त्रीय गायिका है। ठीक है, तो किसकी, ये भी मैंने आपको बता दिया क्या, बंगाली भाषा की, किसकी, बंगाली भाषा की शास्त्रीय गायिका हैं, खास तौर से बंगाली भाषा में ये गाती हैं। पर इसके अलावा इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी क्या किया, काम किया है, अपनी आवाज़ दी है। कई बड़े बड़े सिंगर्स और डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है। ठीक है, 90 वर्ष की मतलब 90 साल के करीब ये हो चुकी हैं और इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं क्या है, ये मेरे लिए अपमान है, मतलब इनको ये पुरस्कार स्वीकार करना क्या अपमानजनक लगा, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द क्लिकर बोट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैज़ बीन इनक्रिप्टेड टू इंटीग्रेबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनेस्को के द्वारा किस संस्थान को, क्लिकर बोट के किस ग्रुप को पुरस्कार दिया गया है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, क्लिकर नौकाएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो मतलब क्लिकर क्या होता है, क्लिकर बोट मतलब क्लिकर नौकाएं क्या है, एक तरह की। क्लिकर से मतलब है यहाँ पे किससे, लकड़ी से, ध्यान रखना किससे मतलब है इसका, लकड़ी से, वुड। ठीक है, लकड़ी से, तो लकड़ी से बनने वाली जो नाव होती है उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, उसको लेकर बात की जा रही है। तो कौन सी देशों का वो ग्रुप है जिसे अभी रिसेंटली क्या किया, यूनेस्को ने पुरस्कार दिया है, विश्व विरासत सूची में क्या किया है, शामिल किया है। तो कौन से, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, नाटो कंट्रीज़ हैं या कैरेबियन है। देखो नाटो तो आपको पता है रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो नाटो क्या, ये अमेरिकन अलायंस है। ठीक है, तो यूएसए के जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं इसके, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं नाटो में। यूएसए और उसके एलाइज जितने हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं नाटो में। ठीक है, तो नाटो तो है नहीं, पहली चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है, अब यहाँ पे आपको कैरेबियन सी आप पूछोगे सर ये कैरेबियन आइलैंड्स कौन से हैं, तो आप लोगों को पता होगा अमेरिका का इस तरह से आता है, फ्लोरिडा वाला पार्ट आता है नीचे, ठीक है, और इस तरह से चला जाता है ये नीचे की तरफ मैक्सिको और ये सब, और यहाँ पर आ रहा है ये इस तरह से, और यहाँ पर ये ऐसे चला जाता है नीचे पनामा और बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ आते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है मैक्सिको, आ जाता है यहाँ पे फ्लोरिडा आता है अमेरिका का, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, एक गल्फ़ बना हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कैरिबियन गल्फ़, और यहाँ पे बना हुआ है क्यूबा। तो ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं कैरिबियन कंट्रीज़। क्या बोलते हैं, कैरिबियन कंट्रीज़ बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पर क्या है, आपके सारे के सारे कैरिबियन कंट्रीज़ हैं। क्लियर। अब बचा बाल्टिक कंट्रीज़। तो बाल्टिक कंट्रीज़ कौन से हैं, तो यूरोप में इस तरीके से एक एरिया आता है, ठीक है, तो ये आपका जा रहा है क्या, यहाँ पे नॉर्वे, फिनलैंड और ये सारे पार्ट आता है, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर क्या 3 देश बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिथुआनिया, लिथुआनिया, इस तरह से यहाँ पे 3 देश हैं। एक का नाम मैं नाम बोल रहा हूँ, स्थोतिया समथिंग कुछ नाम है उसका। तो ये जो 3 देश हैं इनको हम लोग कहते हैं क्या, बाल्टिक कंट्रीज़। यहाँ पर हैं ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज़। क्लियर, ये बाल्टिक। और नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन से हैं, तो यहाँ पे नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड नहीं, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और यहाँ पर ग्रीनलैंड, ठीक है।
तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्डिक कंट्रीज़। क्या चीज़ कहते हैं, नॉर्डिक। अगर आपको अभी भी देखो कन्फ्यूज़न है तो मैं एक सीधा सीधा यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ। नॉर्डिक कंट्रीज़ और ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, वाइकिंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, वाइकिंग से। अगर आप लोगों ने सीरीज़ देखी है तो वहाँ पे आपको पता होगा वाइकिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उनकी नौकाएं, उनकी क्या, बोट्स। तो वो बोट किससे बनी हुई थी, लकड़ी से बनी हुई थी। तो यहाँ पे लकड़ी के खांचों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर क्या बनाया जाता था, नाव बनाई जाती थी। तो नो डाउट इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, नॉर्डिक कंट्रीज़। क्लियर। तो देखो ये जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड बार बार निकल रहा है, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ का जो कंप्लीट ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़, ठीक है। तो क्लिकर मैंने आपको बता दिया, ये लकड़ी के बोट्स के लिए कहा जाता है कि उनको आपस में जोड़ने को क्या कहा जाता है, क्लिकर कहा जाता है, ठीक है। तो ये यूरोपीय लोगों का एक द्वीप समूह है जहाँ पर लकड़ी की नाव को यहाँ पे स्पेसिफाई डिनोट किया गया, यूनेस्को के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। इनमें देश कौन कौन से आते हैं, डेनमार्क आता है, आइसलैंड आता है, फिनलैंड आता है, स्वीडन आता है और नॉर्वे आता है, ठीक है। तो ये वही सारे के देश हैं। अब देखो वाइकिंग्स की जो पहली जानकारी मिली थी ना वो भी यहीं से मिलती है। वाइकिंग्स की जो पहली जानकारी मिलती है वो भी यहीं से मिलती है, ध्यान रखना ये चीज़, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एसोसिएशन विद अमर चित्र कथा विच मिनिस्ट्री हैज़ प्रिपेयर्ड दैट कॉमिक बुक टाइटल्ड इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़। तो नो डाउट जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए, उनकी वीरता को लोगों तक पहुंचाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए अमर चित्र कथा जो एक ग्रुप है उसके साथ कौन सी मिनिस्ट्री ने टाई अप किया है, आपको ये बताना है। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, मतलब अगर आप 90s किड हो तो आप लोगों ने कॉमिक्स ज़रूर पढ़ी होंगी। कॉमिक्स में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। चाचा चौधरी पढ़ा होगा और इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही अमर चित्र कथा क्या है, इसी तरह की कॉमिक्स यहाँ पर रिलीज़ करता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इनके साथ टाई अप किया है, तो उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नाम है। क्लियर। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पर, बी है। आंसर क्या है आपका यहाँ पर, बी है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनके साथ क्या किया है, यहाँ पर टाई अप किया है। तो ये टाई अप करने का मेन रीज़न क्या है, ताकि बच्चों तक, ठीक है, जो लड़कियां हैं उन तक क्या किया जाए, यहाँ पर जानकारी पहुँचाई जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से हमारे देश की वीरांगनाओं ने अपने सेक्रीफाइस किए हैं, किस तरह से हमारी देश की वीरांगनाओं ने डिफरेंट काम किए हैं, अच्छे से अच्छा विश्व को बनाने की कोशिश की, विश्व को बनाने की कोशिश की, देश को बनाने की कोशिश की। जैसे कल्पना चावला की बात की जाती है, ठीक है, मैरी कॉम की बात की जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से पुराने टाइम पर क्या हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं थी, ठीक है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, अहिल्याबाई थी, ठीक है, और इस तरह की जो बेगम हजरत महल थी और भी इस तरह की जो महिलाएं थी उन सब के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। क्लियर। तो उनके बारे में यहाँ पर क्या एक कॉमिक बुक रिलीज़ की जाएगी, उनके जीवन को लेकर उनके बारे में जो बताया जाएगा, तो ताकि बच्चे उससे अवेयर हों, छोटे बच्चे उसमें पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, अपने आप को उनसे जोड़ सकें। क्योंकि नो डाउट बचपन में जो चीज़ बच्चे के दिमाग में डाली जाती है बच्चा उसी हिसाब से क्या करता है, आगे चलकर रिएक्ट करना शुरू करता है। आप जिस तरह के हीरोज़ को, जिस तरह के भगवान को, देवी देवता को पूजोगे, कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर आपके अंदर क्या होता है, आना शुरू हो जाता है। तो ठीक बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। द फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन चरणजीत सिंह, ठीक है, पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। आपको बताना है वो किस खेल से जुड़े हुए थे, वो किस खेल से जुड़े हुए थे। चरणजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। तो देखो बहुत ही आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये, ठीक है। इन्होंने 1964 में इंडिया के लिए गोल्ड जीता था ओलंपिक में, 1964 में गोल्ड जीता था इंडिया के लिए ओलंपिक में। तो ये जो गेम था, इस गेम का नाम क्या था, इस समय पर केवल एक ही मतलब ऐसा गेम था जो गोल्ड मेडल दे रहा था और वो था हमारा हॉकी, जो कि हमारा क्या नेशनल गेम है, जो कि हमारा नेशनल गेम है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल गेम जैसा कोई चीज़ दी नहीं है, बट हाँ हम लोग इसको क्या एज अ नेशनल गेम मानते हैं, ठीक है। तो 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, ये और इनकी टीम ने। और उस समय पर ये क्या थे, वहाँ के उस टीम के कैप्टन थे, उस टीम के ये कैप्टन थे। और इसके अलावा 1960 में इन्होंने क्या किया था, 1960 में इन्होंने क्या किया, सिल्वर मेडल जीता है। और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ध्यान रखना। तो देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दी यार। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं।
जो चीज़ें आपको जाननी है उनका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म द 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट, 13 नए जिले एक साथ किस राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा एक जिला बना दिया, 2 जिले बना दिए, 3 जिले बना दिए, बट सडनली अचानक से एक साथ पूरे के पूरे 13 जिले नए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो ऐसा करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली क्या कि आंध्र प्रदेश का भी आपको पता होगा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, एक नया राज्य बनाया गया। तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश ने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने जितने भी ज़िले हैं उनके ग्रोथ के लिए क्या किया, उनको डिवाइड्स में, पार्ट्स में, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, कोई राज्य, कोई किसी राज्य की बाउंड्री जितनी ज़्यादा फैली होगी, जितनी ज़्यादा विस्तृत होगी, उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा। जैसे आप लोग यूपी के लिए कई बार पढ़ते रहते हो कि यूपी को कई बार बोला जाता है कि भाई एटलीस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कई बार 4 पार्ट में डिवाइड करने की बात हो रही है, कई बार 3 पार्ट में डिवाइड करने की बात होती है। बट नो डाउट आपको पता है, एक उसकी अपनी एक मतलब ये खूबसूरती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो नॉर्मली पहले इसे शेर की तरह देखा जाता था जब तक इसमें उत्तराखंड जुड़ा हुआ था, पर उत्तराखंड को काटने के बाद अब क्या, अब उसे शेर की इमेज के रूप में नहीं देखा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जितने बड़े ज़िले होंगे ना, उतनी बड़ी ज़्यादा समस्या होती है उस ज़िले को मैनेज करना, उस ज़िले के लिए पॉलिसीज़ को बनाना, डिज़ाइन करना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, ज़िलों के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या किया, यहाँ पे 13 नए ज़िले बनाने की बात कही गई है और फाइनली ये बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। शिवानगी सिंह hailed from which state who became the first woman fighter pilot of flying rifle as a part of Indian Air Force debuts at the रिपब्लिक डे परेड। तो शिवानगी सिंह किस राज्य से हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर भारतीय वायुसेना की झांकी में हिस्सा लिया था, और ये राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला और साथ ही साथ फाइटर पायलट। भाई पहली भारतीय महिला राफेल उड़ाने वाली, ध्यान रखना, इनसे पहले भी फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिलाएं हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है राफेल को लेकर। ध्यान रखना किसको लेकर बात हो रही है, राफेल को लेकर। तो ये किस राज्य से है आपको ये बताना है, ये किस राज्य से हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है, आंसर क्या है आपका, सी उत्तर प्रदेश। आंसर क्या है आपका, सी उत्तर प्रदेश है। तो देखो ये मूल रूप से क्या, उत्तर प्रदेश बनारस की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, मूल रूप से उत्तर प्रदेश बनारस की रहने वाली हैं। ठीक है, जिसे हम लोग वाराणसी भी कहते हैं, और अभी पंजाब के अंबाला में स्थित है, और वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड का क्या है, हिस्सा है। वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड का हिस्सा है। ठीक है, और ये स्पेशली ये जो स्क्वाडन है, ये स्पेशली किसके लिए, ये राफेल के लिए। ध्यान रखना ये किसके लिए, ये राफेल के लिए। ये जो स्क्वाडन है ये किसके लिए, राफेल के लिए। तो पहली भारतीय महिला या और पहली महिला जिसने क्या राफेल के स्क्वाडन में शामिल हुई है। तो 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी, और उसके बाद ये क्या महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच में शामिल हो गई, और फाइनली अब ये क्या करती हैं, हमारी राफेल की जो टीम है, स्क्वाडन है, उसका भी हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन मोटर कंपनी हैज़ अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ 75% स्टेक इन स्विस ई मोबिलिटी व्हीकल। ठीक है, स्विस ई मोबिलिटी व्हीकल या ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वो देश की कंपनी है जिसने स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप को क्या किया, एक्वायर करा है। यहाँ पर 75% जो उसका स्टेक है कंपनी का, वो यहाँ पे ले लिया है अपने हाथ में। ठीक है, और ये कितने में हुआ है, ये $100 मिलियन में हुआ है। ठीक है, तो उसका किसका अधिग्रहण किया, और अभी बचा हुआ जो है 25% उसको भी वो अपने अंडरटेकन करने की कोशिश में है वो कंपनी। ठीक है, तो आपको बताना है आंसर क्या है यहाँ पर। और सबसे यूनिक बात ये है कि ऐसा करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न कि हमें एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए ई मोबिलिटी से रिलेटेड, मतलब कि ई व्हीकल से रिलेटेड। तो नो डाउट आपको पता है इंडिया में अब एक क्रेज़ शुरू हो गया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को यूज़ करने का, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो। तो यहाँ पर आंसर है हमारा टीवीएस। आंसर क्या है हमारा, टीवीएस। तो टीवीएस वो कंपनी है जिसने यहाँ पे 75% स्टेक खरीदा है, और साथ ही साथ बचा हुआ 25% की हिस्सेदारी भी वो हासिल करने की योजना अभी इस वक्त बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये चीज़। ठीक है, तो ये जो किया ये किसने किया, ये जो टीवीएस की सिंगापुर की ब्रांच है। ठीक है, टीवीएस सिंगापुर की सब्सिडरी जो बॉडी है, उसने ये यहाँ पर क्या किया, अधिग्रहण किया है। ध्यान रखना ये चीज़।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट व्हाट वैल्यू द टाटा ग्रुप हैज़ रीगेन द कंट्रोल ऑफ एयर इंडिया आफ्टर द 69 ईयर्स। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है अभी रिसेंटली, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि क्यों बेच दिया, किस लिए बेच दिया। देखो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, भाई सरकार का काम देश चलाना है, कंपनी चलाना नहीं है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सरकार का काम देश चलाने का होता है, कंपनियां चलाने का नहीं होता। अगर कंपनियां भी सरकार चलाएगी तो फिर सरकार क्या काम करेगी, बाकी लोग क्या काम करेंगे, बाकी जो लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं ये सब क्या काम करेंगे। तो नो डाउट ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लो कि भाई सरकार का काम देश चलाने का है, पॉलिसीज़ बनाने का है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने का है, देश की व्यवस्था को सही करने का है, कंपनियाँ चलाने का नहीं है। अमेरिका क्यों हमसे इतना आगे, क्योंकि वहाँ पर इसी तरह से काम होता है। हम लोग उस चीज़ से बाहर ही निकल रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी भी वो कार्ल मार्क्स वाली थ्योरी पर चल रहे हैं कि भैया मजदूरों के हाथ में सब कुछ दे दो और जितने भी पूंजीपति हैं उनकी दौलत लूट कर गरीबों में सब में बांट दो, तो वो उससे काम नहीं चलता। सेम यही चीज़ हुई थी, एयर इंडिया को नेहरू जी ने ले लिया था, किससे, JRD टाटा से। उनसे बोला था कि भाई देश को इसकी ज़रूरत है आप दे दो, तो उन्होंने दे दिया उस टाइम पर। ये उनकी मतलब एक बहुत, आप मान सकते हैं कि किसी ने अपने हाथों से किसी चीज़ को तैयार किया और फ्री में देश को दे दिया, ऐसे ही कि चलो देश को ज़रूरत है तो मैं दे देता हूँ ऐसे ही। पर आप खुद सोचो, अब उन्होंने अपनी ही एयरलाइंस को वापस से ख़रीदा है, कितने में, 18,000 करोड़ में। आंसर क्या है आपका, डी, 18,000 करोड़ है। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो ये चीज़ आपको पता चल गया, 18,000 करोड़ में इसको खरीदा है, डील फाइनल हुई है। और रिसेंटली अभी एक दिन पहले ही, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 डेट है, ठीक है, 27 को ही क्या हुआ है, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो टाटा समूह था एयर इंडिया का, ये पूरा का पूरा क्या टाटा समूह में फाइनली मर्ज हो गया, चला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभा अत्रे इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन जनवरी 2022। रिसेंटली पद्म भूषण और पद्मश्री और पद्म अवार्ड्स एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, सीधी बात ये है। पद्म के साथ साथ जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, सिर्फ इस बार भारत रत्न नहीं दिया गया किसी को। अब जितने भी पद्म अवार्ड्स होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे इनको दिया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा, क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट फाइनली यहाँ पे आंसर करो कि प्रभा अत्रे किससे जुड़ी हुई हैं। वो वीणा वादक हैं, ठीक है, वोकलिस्ट हैं, सरोद वादक हैं, ये एक एक्टर हैं। तो बिल्कुल देखो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, आपका यहाँ पे आंसर है वोकलिस्ट, मतलब कि सिंगर है। क्या है, सिंगर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, प्रभा अत्रे के बारे में भी जरा जान लेते हैं, ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो ये किराना घराने से क्या करती हैं, ताल्लुक़ रखती हैं और 89 वर्ष की हैं। इनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्चुअल में शायद मुझे याद नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पर एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो इनके द्वारा स्थापित किया गया था क्या, स्वर्गीय गुरुकुल। ध्यान रखना, ये स्वर्गीय गुरुकुल क्या है, ये एक्चुअल में एक तरह की संस्था है जहाँ पर बच्चों को क्या संगीत से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और ये गुरु शिष्य परंपरा पर चलता है, मतलब कि गुरु ने अपने शिष्यों को पढ़ाया और शिष्य क्या करते हैं, जब वो गुरु बनते हैं तब वो अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है जो गिव एंड टेक की कंडीशन में चलती है आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया है। विद विच बैंक द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इज मर्ज्ड विद। रिसेंटली कई सारे बैंकों के मर्जअप को लेकर बात होती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, उसका भी रिसेंटली विलय हुआ था। ये विलय हुआ था 25 तारीख को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए नहीं थी क्योंकि छोटा बैंक है, ठीक है। तो ये जो विलय हुआ है ये किसके साथ हुआ है, ये हुआ है यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। किसके साथ हुआ है, यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हुआ है। तो यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलोगे सर हमने इसका नाम नहीं सुना, तो एक्चुअल में ये बैंकिंग सर्विसेज जो होती हैं, सेविंग्स, FD करवाना, ये सारे काम नहीं करता। बट हाँ इसके अलावा बाकी जो सर्विसेज होती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, वो सारी सारी प्रोवाइड करवाने का काम ये करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर आपको कभी पूछे तो आपको इसके बारे में
पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 25 जनवरी को इसका मर्जअप यहाँ पर किया गया दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कथकली, द मलिना साल्विनी हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली मलिना साल्विनी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश की थी। मलिना साल्विनी किस देश से संबंध रखती हैं, आपको ये बताना है। भारतीय नृत्य कथकली, अच्छा चलो ठीक है, एक चीज़ का और रिप्लाई करो। वैसे तो आपको आंसर में बता ही दूंगा मैं कथकली, पर आपको ये भी बताओ कि कथकली किस राज्य से जुड़ा हुआ है। कथकली किस राज्य से जुड़ा हुआ है, आप ये भी यहाँ पे रिप्लाई करो। पर फाइनली आप ये भी बताओ कि मलिना साल्विनी किस देश से आती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो क्या है, फ्रांस। कहाँ से आती हैं ये, फ्रांस से आती हैं। और फ्रांस में इन्होंने इंडियन डांस को क्या प्रमोट करने की कोशिश की, वहाँ पे इन्होंने अपना एक सेंटर बनाया, उस सेंटर में भी इन्होंने इंडियन डांस और कल्चर्स को वहाँ पे प्रदर्शित किया, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। तो ये फ्रांस से जुड़ी हुई हैं, ये इंडिया आती जाती रहती हैं। ठीक है, इटली में इनका जन्म हुआ, खास तौर से केरल, जहाँ कथकली सिखाई जाती है। अब नो डाउट आपको पता चल गया कि कहाँ से कौन सा डांस है। अगर आप लोगों को क्लासिकल डांस या फोक डांस के बारे में जानना है तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। यहाँ ऊपर भी आपको एक आई बटन मिलेगा, उस आई बटन पर भी आप जाकर क्लिक करके क्लासिकल डांसेस देख सकते हो हमारे। ठीक है, तो इनको क्या पद्मश्री भी दिया गया था 2019 में। ये सारी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन सिंस 2010। तो 2010 के बाद से लेकर अब तक जो शेरों की पॉपुलेशन थी उसको क्या मल्टीप्लाई बाई 2 कर देने वाला ऐसा कौन सा वो देश है, सॉरी ऐसा कौन सा वो अभयारण्य है, रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने ये काम किया है रिसेंटली। तो नो डाउट देखो यहाँ पे जितने भी नाम देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इंडियन नेम्स हैं, सारे के सारे इंडियन नेम्स हैं। तो आपको वो बताना है कि कौन सा वो टाइगर रिजर्व है। तो देखो भाई सीधे सीधे बात ये है कि यहाँ पर वो टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ से, ये है तमिलनाडु से। किससे जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु से, ध्यान रखना किससे जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया। तो देखो रिसेंटली ये जो अवार्ड दिया गया, ये TX2 जो अवार्ड है ये एक्चुअल में 13 देश हैं उनको डिनोट करता है, उनको सिंबलाइज करता है। तो ये 13 देश क्या है, टाइगर रीजन्स हैं। ये 13 देश कौन से हैं, मेन टाइगर रीजन्स हैं जहाँ पे टाइगर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। क्लियर, चलिए तो मेरे ख्याल से शायद आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा अभी यहाँ पर। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और देखो जो भी आपको अगर कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जानना है तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, आप लोग उसे यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, चाहो तो पॉज करके, और चाहो तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, शॉर्ट में सारी चीज़ें लेने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे हर तरह की अपडेट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करो, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके क्या क्या कमियां हमारी तरफ से रह गई हैं। फीडबैक दो, एक तरह से सीधी सीधी बात ये है, आपका जो फीडबैक होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी वीडियोस में इंप्रूवमेंट लेकर आ सकेंगे। आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो ये भी बताओ कमेंट में जाकर, ताकि हम लोग उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएं और आप तक पहुँचाएँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करो। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो। अभी बहुत कम नंबर्स हैं हमारे पास। तो फाइनली लोकेश सर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर, स्कोर बैटर पे जाकर भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, अगर आप इंस्टाग्राम पर हो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपका स्कोर अच्छे से अच्छा हो ताकि आपका फ्यूचर भी अच्छा हो। तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, बेटर स्कोर बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।